हेलो दोस्तों। जैसा कि हम कॉमर्स पढ़ हजारीबाग में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम चल रहा है विनोबा विश्वविद्यालय में, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, साथ ही साथ झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो ये वीडियो बहुत काम का है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉरपोरेट लॉ है तो कॉरपोरेट लॉ का कॉमर्स पढ़ हजारीबाग की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को एक गिफ्ट है कि हमने एक मॉडल पेपर बनाया है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो मॉडल पेपर है, जिसमें क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक साथ लिख कर देखिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख के दिए हुए, यानी ये प्योर गैस पेपर है। अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। खास करके अभी डिजाइन किया गया विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो उसका क्वेश्चन जरूर मैच करेगा। तो अगर आप बीवीयू के स्टूडेंट हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत काम का ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ही 2-3 क्लासेस हो चुके हैं कॉर्पोरेट लॉ का, वो आपको प्लेलिस्ट में यानी इसी चैनल पर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ का मॉडल पेपर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और आप सारा का सारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ है सेमेस्टर 3 के नाम पर, सेमेस्टर 3 के नाम पर ये प्लेलिस्ट मिलेगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको 2 नोटिस मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत काम का चीज़ है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो। पहला नोटिस ये है कि एग्ज़ाम के समय में मैं लाइव क्लास दूंगा, एग्ज़ाम के टाइम में लाइव क्लास आपको दूंगा, वो भी फ्री लाइव रहेगा यूट्यूब के ऊपर। फ्री लाइव क्लास मिलेगा एग्जाम के समय में। क्या होता है ना कि उस समय थोड़ा सा रिवाइज करा देने से जल्द एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाता है और जल्दी बातें याद हो जाती, कंटेंट बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो हम लोग आपको फ्री लाइव क्लास देंगे यूट्यूब के ऊपर। कौन सा यूट्यूब चैनल? तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारे फ्री लाइव मिलेगा। फ्री लाइव की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, क्योंकि अभी एग्जाम का तो रूटीन आया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फ्री लाइव की जानकारी के लिए हमने एक चैनल बना रखा है, व्हाट्सअप चैनल। इस नंबर पर, जो मेरा मेन नंबर है, मेरा ऑफिशियल नंबर यही है, इस नंबर पर हमने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है। आपको क्या करना है, इस नंबर को सेव करना है। इस नंबर को सेव करने के बाद आप व्हाट्सएप में मुझे हाई लिखेंगे तो बहुत सारा लिंक जाएगा, उसमें दूसरा नंबर लिंक, सेकेंड नंबर लिंक जो है व्हाट्सअप चैनल लिंक है, देखिएगा लिखा होगा व्हाट्सअप चैनल लिंक। उसमें क्लिक करना है, ऊपर में फॉलो का बटन आता है, फॉलो कर लेना है। और फॉलो करने के बाद वहाँ पे आपको एग्जाम के समय में मैं मैसेज भेज दूंगा कि कितने बजे कल मैं लाइव आ रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक को लेकर लाइव आ रहा हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये सो सर मॉडल पेपर है, हम मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा जानकारी मिले, पूरा डिटेल, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल पढ़ना, तो उसके लिए हम लोगों ने अलग चैनल बना रखा है, उसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी, जहाँ बहुत सारा पेपर है, MDC पेपर, BAC पेपर, बहुत सारा है। MDC पेपर, SCC पेपर सेमेस्टर 3 के लिए, और AEC पेपर, तीनों का पूरा कंप्लीट जो वीडियो है नोट्स का, AEC पेपर, MDC पेपर और SEC पेपर, इसका जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गया, ये सारे के वीडियो यहाँ पे, हिंदी हो गया, सारे के वीडियो डिटेल वाले यहाँ पे है। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो इस चैनल में मिलेगा, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो अपने दोस्तों को भी बताइए और खुद भी तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आप एग्जाम दे के आएंगे ना, तो जरूर क्वेश्चन मैच कीजिएगा, मेरे मॉडल पेपर से क्वेश्चन आएगा तो आपको फायदा होगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो मेरे मॉडल पेपर से मैच कर गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था वो उससे बच्चों को फायदा हुआ या नहीं हुआ। और ये फ्री क्लासेस है सारा का सारा यूट्यूब के ऊपर, रगड़ के देखिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने एकेडमिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए, क्योंकि आपका एकेडमिक ही आपको हमेशा सपोर्ट करने वाला है। तो आज हम लोग मॉडल सेट 2 की बात करते हैं। ये तो था इन्फॉर्मेशन, अब चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 2, इसका आपको पता है कि कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है? 75 नंबर का मेजर पेपर है, तो 75 नंबर का एग्जाम होगा, 25 नंबर का इंटरनल होगा, 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। जो इसका एग्जाम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो जस्ट लाइक जब जैसे कि पहले सेमेस्टर 1 में पूछा था, 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 15 नंबर है, ग्रुप बी में 60 नंबर है। ग्रुप ए कंपलसरी है, इसमें जितने क्वेश्चन होंगे सब जवाब देना होगा। और ग्रुप बी चॉइस है, उसमें 7 में से केवल 3 का जवाब देना है, याद रखना, 4 का, 7 में से केवल 4 का जवाब देना है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, देखिए इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या 2 वाक्य में दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? तो स्वेट इक्विटी शेयर एक कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती है, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को
उनकी सेवाओं के बदले में जो शेयर जारी करती है उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को उनके सेवाओं के बदले में जो जारी करती है शेयर, उस शेयर का नाम है स्वेट इक्विटी शेयर। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे एक निश्चित तिथि के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है उसे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे एक निश्चित तिथि के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है उसे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तीसरा है संचालकों का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर। ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है? ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, संचालकों का कर्तव्य। ये हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि एक संचालक का क्या ड्यूटी होगा। तो एक बताइए, एक डायरेक्टर का ड्यूटी ये है कि वो कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को समझे, कंपनी में कोई ऐसा काम ना करे जिससे कंपनी जो है लॉस में चले जाए। और एक डायरेक्टर की भी ड्यूटी है कि कंपनी का जो अंतर नियम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें लिखी हुई बातों का पालन करे, उसमें से कोई भी ऐसा काम ना करे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बात लिखी है उसके अगेंस्ट हो। तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का उसको सम्मान करना चाहिए, जो कि यहाँ लिखा है कि डायरेक्टर को क्या करना चाहिए। एक डायरेक्टर को अपनी कंपनी के लॉस के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमको प्रॉफिट हो और कंपनी को लॉस हो रहा है, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। एक डायरेक्टर कंपनी के हर उस एलिमेंट्स को चेक करेगा, टेस्ट करेगा जो उसकी कंपनी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना नहीं लिखना है, छोटा सा चीज़ लिखना है। आगे लिखा वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी क्या होता है, डी में कंपनी का समापन। तो कंपनी के समापन एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी का बिजनेस बंद होता है, उसके सारे एसेट्स को बेचा जाता है, उसके लायबिलिटी को पेमेंट किया जाता है, जो पैसा बचता है वो कंपनी को वापस कर दिया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, लिक्विडेशन कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारी संपत्तियों को बेचा जाता है, सारे लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। अगर पैसा बचेगा तो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है और घटेगा तो उनके लायबिलिटी के हिसाब से पैसा मांगा जाता है। और लास्ट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? बोलता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का आशय ऐसे प्रोविजंस है जिसमें प्रतिभूति की मात्रा और मूल्य संबंधी सूचना शामिल नहीं होती। यानी जब आप शेयर मार्केट में बेच रहे होते हैं तो जहां जिस प्रोस्पेक्टस में नंबर ऑफ शेयर, कितना शेयर बेच रहे नहीं लिखा है, और एक शेयर का कीमत कितना है वो भी नहीं लिखा है। यानी ना तो क्वांटिटी ऑफ शेयर लिखा है, जैसे लिखा रहता है 10,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना तो शेयर का संख्या लिखा है और ना ही एक शेयर का कीमत लिखा है, तो ऐसे में जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कंपनी का समापन क्या है और समापन और विघटन में क्या अंतर है, समापक की नियुक्ति, उसे हटाना, उसे बदली करने की प्रक्रिया को बताइए। तो सबसे पहले कंपनी का समापन क्या है? कंपनी के समापन एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक कंपनी अपने व्यवसाय को बंद कर देती है, अपने सारी संपत्तियों को बेचती है और सारे दायित्वों का भुगतान करती है। जो पैसा बचता है उसे शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है और अगर घटता है तो शेयर होल्डर से उसके लायबिलिटी के अनुपात में पैसा वापस मांगती है। समापन देखिए दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वाइंडिंग ये भी दोनों समापन है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है जब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद होता है। जब पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करते हैं तो डिजोल्यूशन बोलते हैं। जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो क्या होता है? डिजोल्यूशन होता है। जब कोई कंपनी बंद होती है तो क्या होता है? लिक्विडेशन होता है। इसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग आपको क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। तो जब कोई कंपनी बंद होगी तो इसे लिक्विडेशन कहते हैं। लिक्विडेशन, कंपनी बंद होगी तो लिक्विडेशन, कंपनी बंद होगी तो लिक्विडेशन, और पार्टनरशिप बिजनेस बंद होगा तो डिसोल्यूशन। याद रखिएगा। तो सबसे पहले साधन, समापन उन साधनों में से एक है जिनके द्वारा कंपनी का समापन किया जाता है। और यहाँ पढ़ा है कि यहाँ पे परिसमापन साधन नहीं है बल्कि समापन का इसका अंतिम परिणाम है। एग्जिस्टेंस, समापन के आरंभ में कंपनी का अस्तित्व रहता है। जैसे कंपनी बंद होना नहीं, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया तब तक कंपनी जिंदा रहती है। लेकिन यहाँ होता है कि जैसे ही कंपनी का, जैसे ही परिसमापन है, डिजोल्यूशन शुरू हो गया, कंपनी का अस्तित्व क्या हुआ? खत्म हो गया। पार्टनरशिप का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। कंपनी के व्यवसाय का विस्तार, बोलता है कंपनी को अपना व्यवसाय समापन के दौरान चालू रखने की स्वीकृति दी जाती है। यानी कंपनी जब अपना लिक्विडेशन कर रही है, समापन कर रही है, तो भी बिजनेस खुला हुआ है, इधर बाहर काउंटर खुला, पीछे समापन का काम चल रहा है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, जैसे समापन प्रक्रिया शुरू हो गई सारा एसेट्स और लायबिलिटी आपके हाथ से बाहर आ जाएगा। समापक की नियुक्ति कौन होगा? तो याद रखिएगा कोर्ट तय करेगा, या तो सारे शेयर होल्डर तय करेंगे, या तो कोर्ट तय करेगा या तो सारे शेयर होल्डर तय करेंगे कि उसका समापक, लिक्विडेटर, जो लिक्विडेशन का काम करेगा कौन होगा। देखिए लिखा है सदस्यों द्वारा यानी शेयर होल्डर्स द्वारा या ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो है
वो इस समापक के तौर पर नियुक्ति हो सकती है उसके, और वो समापक क्या करेगा, कुछ दिनों के लिए सब पूरा बिजनेस को समाप्त करने का काम करेगा, साथ ही साथ वो सारा रिपोर्टिंग अपने हेड को देगा। समापन की प्रक्रिया, सबसे पहले कोर्ट में जाइए, अनिवार्य समापन, कोर्ट डिक्लेयर कर दिया, समापन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ऐच्छिक समापन, अपनी इच्छा पर, बिजनेस बंद करेगा तो खत्म करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो तरह से बिजनेस बंद होता है। पहला, न्यायालय द्वारा, अब कोर्ट हमारे कंपनी को ऑर्डर दे दिया बंद करो तो बंद हो जाएगा। दूसरा है, हम क्या कर सकते हैं, ऐच्छिक, अपनी इच्छा लग रहा है कि बहुत दिन से कंपनी झेल लिया, अब प्रॉफिट में नहीं जा पाएगा, बहुत लॉस चल रहा है, तो हम अपनी इच्छा से भी तो बंद कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, न्यायालय के निर्देशन के अंतर्गत समापन, न्यायालय अगर अपने देख रेख में हो सकता है मेरे बिजनेस को समाप्त कर दे, तो दो जगह जहाँ डायरेक्ट, देखिए ये दादागिरी है, ये भी दादागिरी है, लेकिन ये मेरे मन पर है ना, है या नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस समाप्त हो जाए, कंपनी समाप्त हो जाए तो समाप्त कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वार्षिक साधारण सभा क्या है और इस सभा के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन करें। तो वार्षिक साधारण सभा को समझिएगा, एक कंपनी का साधारण जो सभा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक एनुअल जनरल मीटिंग, इसको बोलते हैं एजीएम, क्या बोलते हैं, एजीएम। तो एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अब बाकी एक जनरल मीटिंग होता है जो 2-3 महीने में होता रहता है, एजीएम साल में एक बार होगा। बोलता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पूर्व सूचना अथवा पारस्परिक सहमति के आधार पर किसी निश्चित कार्य को करने अथवा किसी विषय पर विचार करने हेतु तो एकत्र होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सभा। मीटिंग क्या होता है, मीटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, जुड़ एक जगह पे, किसके लिए, किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटिंग। मीटिंग दो तरह का होता है, जनरल मीटिंग क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं वार्षिक साधारण सभा, क्या बोलते हैं, वार्षिक साधारण सभा, यानी होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। हर साल आपको एजीएम बनाना पड़ेगा, हर साल 12 महीने में से एक दिन आपको एजीएम बुलाना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। और दूसरा होता है रजिस्ट्रार द्वारा वार्षिक साधारण सभा का समय बढ़ाना। अगर रजिस्ट्रार चाहे तो एक साल का भी बोला है ना कि एक साल के अंदर आपको मीटिंग करना पड़ेगा, तो अगर आप रजिस्ट्रार चाहे तो आपको एक साल से ज़्यादा समय भी दे सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना साधारण सभा का समय बढ़ाना चाहता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो साधारण सभा का जो समय है उसको बदल सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। वार्षिक साधारण सभा का समय और स्थान ये भी परिवर्तित हो सकता है। बोलता है वार्षिक जो साधारण सभा है उसका समय और स्थान पहले से निश्चित होना चाहिए कि कहाँ पे उसका है स्थान और कितने समय में होगा। बोल रहा है प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में ऐसे किसी भी दिन को जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है कारोबार के समय के दौरान अथवा 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बुलाई जा सकती है। यानी एजीएम कौन दिन बुलाया जाएगा, तो 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक एजीएम होगा। दूसरा है कि उस दिन नहीं होगा जिस दिन कोई वर्किंग डे होगा, सॉरी हॉलीडे होगा। अगर कोई दिन छुट्टी का दिन है, सरकारी छुट्टी का दिन है, तो उसे 9 बजे से 6 बजे तक जो है वो ये सुविधा नहीं मिलेगा। मतलब है कि कोई व्यक्ति 7 बजे शाम में अगर चाहता है, कोई व्यक्ति अगर 7 बजे शाम में मीटिंग चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको 9 बजे से लेकर कहाँ तक करना होगा, 6 बजे तक करना होगा। अब लिखा है कंपनी राज्य द्वारा निर्मित एक कंपनी। अच्छा, ग्रुप बी में चलेगा हम लोग, ग्रुप ए हम लोग कंप्लीट कर दिए। ग्रुप ए में कितना क्वेश्चन था, पहला नंबर में 5 छोटा छोटा, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ग्रुप बी में क्या लिखा है, कंपनी राज्य नियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व है, जिसे सतत उत्तराधिकारी प्राप्त है और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। इस कथन के को समझाइए और कंपनी के आवश्यक लक्षण को बताइए। सिंपल परिभाषा लिख दिया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग परिभाषा को पढ़ के और हम लोगों को पूछ रहा है विशेषता बताइए। देखिए परिभाषा क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। कंपनी जो है वो कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है। कंपनी क्या है, कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है। और कौन सा व्यक्ति है, वैधानिक व्यक्ति है, क्योंकि कानून से बना हुआ इसलिए हम लोग इसको कौन सा व्यक्ति बोलते हैं, वैधानिक व्यक्ति। साथ ही साथ क्या लिखा है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसका अपना अस्तित्व है, खुद अपना अस्तित्व है, और जिसे सतत उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसे उसके बाद उत्तराधिकार प्राप्त है, और जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, जिसमें एक कॉमन सील होता है। तो इस कथन को समझाइए और कंपनी के आवश्यक लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए पहला लक्ष्य कौन सा है, कंपनी के, तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक विधान मतलब समझते हैं, कानून द्वारा निर्मित, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग से बना हुआ।
तो कंपनी भी क्या है, एक व्यक्ति से बना हुआ, एक ह्यूमन बीइंग से बना हुआ है और एक कानूनी व्यक्ति है। दूसरा क्या लिखा है, पृथक अस्तित्व। कंपनी में क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है, मालिक अलग और कंपनी अलग। कॉमन सील, मुहर रहता है कंपनी में, हर चीज के लिए मुहर आपको दिखेगा। अस्थाई जीवन, कंपनी का जीवन क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है या कम होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। और कार्य क्षेत्र की सीमाएं, बहुत सारा ऐसा काम है जो कंपनी नहीं कर सकती। प्रतिनिधि प्रबंधन, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का काम करना होगा, याद रखिएगा। एक अच्छी कंपनी वो होती है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का काम करना होगा। जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, उसको, उसके डेटाबेस को हम कैसे मैनेज करेंगे। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ बनाना, प्रॉफिट के लिए क्या कर रहा है, वॉलेंटियर और एसोसिएशन बना रहा है, ऐच्छिक संघ बना रहा है जहाँ आप अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं। अभियोग लाने के लिए का अधिकार, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है कोई गलती करता है, कंपनी का एम्प्लॉय कोई गलती करता है, तो क्या ऐसा पावर डायरेक्टर के पास है कि वो उसको हटा सकता है, उसको बोलते हैं अभियोग लाना। आगे क्या लिखा है, अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या एक कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती है, तो नहीं कर सकती, याद रखिएगा। क्या कर सकती है, नहीं। और नीचे क्या लिखा है, दायित्व, लाइबिलिटी। बताइए कंपनी का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है। कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। आगे लिखा है कि सदस्यों की कम संख्या, सदस्यों की संख्या, तो भाई याद कीजिए कंपनी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो कंपनी दो तरह का ना जी, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में मिनिमम कितना है, 2, और मैक्सिमम कितना है, 200। और इसका मिनिमम कितना है, 7, और मैक्सिमम कितना है, अनलिमिटेड। कहीं कोई दिक्कत है, फिर से रिपीट करें। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 20, और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में कितना होना चाहिए, 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, जितना रखना आप रख सकते हो। वही डिफाइन किया, पृथक वैधानिक अस्तित्व सब डिफाइन किया। कॉमन सील, कोई दिक्कत है तो बताइए। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब लिखा कार्य क्षेत्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ द एक्शन, क्या क्या कमियां हैं जी। बोलते कार्य क्षेत्र की सीमाएं हैं, एक सीमा तक ही काम कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट रखना पड़ता है, कोई ना कोई व्यक्ति को रखना पड़ता है जो दूसरे को रिप्रेजेंट करे। वॉलेंट्री एसोसिएशन है, प्रॉफिट का, आप अपनी इच्छा से जुड़ सकते हैं, किसी में प्रेशर का जरूरत नहीं। अभियोग लाने का अधिकार, बोलता है राइट टू स्यू, ये भी अधिकार है इसके पास कंपनी के कानून में कि ये चाहेगा तो अभियोग ला सकता है, तो अभियोग लाने का पावर इसके पास भी है। और अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर ये लोग चाह लिया तो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। तो एक कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो शेयर को ट्रांसफर कर सकती है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड होता है। सदस्यों की संख्या क्या होती है तभी बता चुके हैं। पब्लिक सेक्टर में कितना, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। और प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करें। छोटा छोटा क्लास करके जो हम लोग इसका वीडियो डाल रहे हैं, हर सब्जेक्ट का जाएगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट जाएगा। आप अपना सब्जेक्ट देखिए। हो क्या रहा है ना कि कुछ पेपर जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेमेस्टर 1 में भी पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मॉडल पेपर बने तो 1-3 सबके लिए काम कर जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को कि हम लोग मॉडल पेपर जो बना रहे हैं वो आपके काम का चीज़ है, आपके बहुत फ़ायदे का चीज़ है।